हेलो गाइस, दिस इज दानिश गोरी योर फ्रेंड। आज से हम एनएम एकेडमी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर होंगे उन चैप्टर की हम सीरीज लेके आए हैं। जो सीरीज हम कंप्लीट करने वाले हैं यूट्यूब पे, जिसमें हम फिजिक्स के जितने भी चैप्टर है, केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर है, या मैथ्स हो या बायोलॉजी, हर किसी सब्जेक्ट के हम पूरे चैप्टर कवर करने वाले पॉइंट वाइज। सो ये आपको बहुत हेल्प होगा जब आप रिवीजन लेक्चर करोगे, या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट जो क्लास में समझ में नहीं आई वो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। हम पूरा जो क्लास में जैसे पढ़ाते हैं एज इट इज हम पूरे पॉइंट वाइज पढ़ाने वाले हैं। सो देखते रहिए। सो आज हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज रोटेशनल डायनामिक्स। ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सीटी में क्वेश्चन हो, जेई में क्वेश्चन हो, नीट में क्वेश्चन हो, या महाराष्ट्र बोर्ड में क्वेश्चन हो, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं जो 12th का फिजिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पूरा ये बेसिक है, जिसका पूरा बेसिक होने के बाद हम पूरे बाकी के चैप्टर कर सकते हैं। सो ये चैप्टर का हम पहले बैठे, जैसे जो महाराष्ट्र बोर्ड में जो एग्जाम रहेगी, महाराष्ट्र बोर्ड की जो फेब में एग्जाम रहती है, तो उसमें ये चैप्टर आने वाला है। विथ ऑप्शन आता है एक चैप्टर जो 7 मार्क के लिए आता है, और विदाउट ऑप्शन रहते हैं वो रहते हैं 5 मार्क के लिए। एग्जैक्ट इसका ऐसा हम नहीं बोल सकते कि एग्जैक्ट जितने भी मार्क्स उतने मार्क होते हैं, ऊपर नीचे हो जाता है एक या दूसरा मार्क्स। सो लेकिन हम इतने एवरेज पकड़ सकते हैं कि अगर एक चैप्टर आएगा 12th के एग्जाम में है तो विद ऑप्शन आएगा 7 मार्क के लिए, विदाउट ऑप्शन आने वाला है 5 मार्क के लिए। इसमें हम पूरा पॉइंट वाइज देखने वाले हैं। सो आज हम स्टार्ट करने हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट हमें देखना है दैट इज मोशन। सो एवरीवन नोज व्हाट इज मोशन। हर किसी को पता रहता है मोशन का मतलब क्या होता है। मोशन का मतलब क्या रहता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ से मैं दूसरी जगह पे गया, तो जब मैं एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा हूँ तब मेरे क्या चेंज हो रही है, पोजीशन भी चेंज हो रही है। पोजीशन के साथ साथ क्या चेंज हो रहा है, मेरा सराउंडिंग भी चेंज हो रहा है। तो हम मोशन मतलब क्या बोल सकते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के साथ साथ सराउंडिंग भी चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे हम, मोशन। तो इसकी सिंपली डेफिनेशन क्या रहेगी मोशन की, when an position of an object change with respect to its surrounding, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, उसी को हम क्या बोलेंगे, मोशन। तो अगर इसकी हमें डेफिनेशन लिखनी है तो हम डेफिनेशन बोल सकते हैं when position of an object changes with respect to its surrounding is called motion। बेसिक डेफिनेशन जो हम 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में पढ़े तब से हमें देखनी है। तो मोशन के बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, लीनियर मोशन हो, सर्कुलर मोशन होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन रहती है, एंड सो ऑन। सो अब हमें 12th में इस चैप्टर में आज पढ़ना है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन का हर किसी को पता है। सर्कुलर मोशन क्या रहेगी, जब कोई ऑब्जेक्ट, एखादा ऑब्जेक्ट जो जब सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल या फिर सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व होगा, सर्कुलर मोशन मतलब सर्कुलर ओरिएंटेशन में रिवॉल्व होगा। फॉर एग्जांपल अपना फैन रहता है, फैन क्या करता है, सर्कुलर ओरिएंटेशन में रिवॉल्व करता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया, सपोज एक ऑब्जेक्ट है सीयर, सपोज मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट है, सपोज मैंने बोला स्टार्टिंग में ए पोजीशन पे, इसने रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया, आगे वो कहां पे आया, ए पोजीशन पे आया। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट है रिवॉल्व हुआ है, कैसे रिवॉल्व हुआ है, इन द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, उसको क्या बोलेंगे हम, सर्कुलर मोशन। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या रहेगी, when an object revolves around the circumference of circle about its center, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल के सर्कमफरेंस में रिवॉल्व होगा अराउंड और अबाउट इट्स सेंटर, उसको क्या बोलेंगे हम, सर्कुलर मोशन। तो डेफिनेशन सिंपल है, डेफिनेशन को क्या रखना पड़ेगा, मैं साइड में लिखता हूं, देखो क्या बोलेंगे हम डेफिनेशन के लिए, when an ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, पार्टिकल बोल सकते हैं, when an object revolves around the, और ऐसा बोल सकते हैं हम, when an object revolves in circumference of circle around the its center is called सर्कुलर मोशन। इसको क्या बोलेंगे हम, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। तो इसके अगर एग्जांपल लेने होंगे तो बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, लाइक रिवॉल्यूशन ऑफ फैन बोल सकते हैं, या फिर रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन बोल सकते हैं। ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। चलो
आगे देखते हैं। सो हमें नेक्स्ट पॉइंट देखना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ से पहले हमें पहले देखना पड़ेगा व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। मेजर डिफरेंस दैट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हर किसी को आना चाहिए, हर किसी को पता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बेसिक एग्जांपल है ये। एग्जांपल में देना चाहूंगा अपने महाराष्ट्र के पुणे में एक प्लेस है, घूमने का प्लेस है, आराम बहुत मस्त प्लेस है। तो हम देखते हैं एग्जांपल, एक एग्जांपल के वाइज। चलो सी एक पुणे में फेमस स्पॉट है जो लोग अक्सर घूमने जाते हैं, लाइक ताम्हिणी घाट। बहुत फेमस जगह है, मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं यहाँ पे घूमने जाने के लिए मानसून के दिनों में। जब बारिश के दिन रहते तब, क्या बारिश के दिन रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल, बहुत सारी चीजें, आप देख लेना क्या होता है एग्जैक्टली। हम एग्जांपल ऐसा ले रहे हैं, सपोज एक पुणे में कोथरूड है। सपोज मैंने बोला कोथरूड में 2 पर्सन है, सपोज एक पर्सन है, हम उसका नाम लेंगे सपोज चिंटुआ, सेकेंड पर्सन है उसका नाम है मिंटुआ। ऐसे हमारे पास 2 पर्सन है, एक है चिंटुआ, दूसरा है मिंटुआ। अब चिंटुआ है, चिंटुआ के पास है, हम कोई भी लेंगे एक आधी स्पोर्ट बाइक है, लाइक हम बोल देंगे R15, इसके पास बाइक है R15। और जो मिंटुआ है उसके पास हम बोल देंगे एक्टिवा है। देखो मेजर डिफरेंस बड़ा हमें, मिंटुआ के पास क्या है एक्टिवा है, चिंटुआ के पास क्या है R15 है। अब दोनों को टास्क दिया है, टास्क क्या दिया है कि दोनों को भी जाना है ताम्हिणी घाट, दोनों को भी क्या जाना है ताम्हिणी घाट जाना है। तो दोनों को ताम्हिणी घाट जाने के लिए, कोथरूड से ताम्हिणी घाट जाने के लिए एक्चुअली पुणे में 2 वे है, 2 वे से हम जा सकते हैं। पहला जो रूट रहेगा वो है जब हम कोथरूड से डायरेक्टली सीधा सीधा रोड है, लाइक यहाँ से हम भुगाव जाते हैं और भुगाव से हम जाएंगे आगे ताम्हिणी घाट। सेकेंड वे है यहाँ से जाएंगे मस्त लोनावला, लोनावला से जाएंगे हम ताम्हिणी घाट। अब हम देखा जाए तो चिंटुआ के पास स्पोर्ट बाइक है, देखो भाई आराम से देखना, चिंटुआ के पास क्या है R15 है, मिंटुआ के पास है एक्टिवा। अब एक्टिवा वाला क्या करेगा, भाई मुझे जल्दी से जल्दी पहुंचना है कोथरूड से, मुझे क्या करना है जल्दी से जल्दी मुझे ताम्हिणी घाट पहुंचना है, क्योंकि बारिश के दिन है, सेफ से जाना है मुझे, ऊपर से अपनी गाड़ी तो एक्टिवा है, तो क्या ही घूमेंगे क्या ही मजा करेंगे। तो देखा जाए इन जनरल तो मिंटुआ क्या करेगा, भाई मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा तो मैं जो भी डायरेक्टली सीधा सीधा रोड है वहां से जाऊंगा, ठीक है। तो हमने बोला सपोज यहाँ से गया मिंटुआ। अब जो चिंटू है, चिंटू के पास है भाई स्पोर्ट बाइक, हम ऐसा बोलते हैं। अब उसका कोई XYZ पर्सन दोस्त है, हमें नहीं पता कौन है, कोई भी हो सकता है XYZ। तो अगर XYZ पर्सन पीछे बैठा है, उसको जाना है, तो पहली कोशिश क्या करेगा, वो जो पीछे पर्सन बैठा है उसको इम्प्रेस करेगा। अब मैंने आपको क्वेश्चन पूछ लिया भाई, अगर सपोज आपको किसी को इम्प्रेस करना है, घूमने के लिए जाना है, इम्प्रेस करना है, तुम क्या करोगे, जो पीछे पर्सन बैठा है उसका दोस्त XYZ, कोई भी दोस्त हो सकते हैं, कोई भी दोस्त हो सकता है, वी डोंट नो, पता नहीं पता, तो हम ऐसा बोलते हैं उसके पीछे जो दोस्त बैठा है, दोस्त बैठी है, कोई भी हो सकता है, उसको इम्प्रेस करने के लिए ये क्या करेगा, थोड़ा ज्यादा घुमाएगा, ज्यादा दूर से जाएगा। तो हम ऐसा करेगा, तो क्या बोलेगा, भाई हमारे पास जाने के लिए तो 2 है, तो बेस्ट पे क्या रहेगा, यहाँ से कहाँ पे जाएगा वो लोनावला। तो लोनावला पे एक स्पॉट है, एक स्पॉट ऐसा है जिसको हम बोलते हैं टाइगर पॉइंट। तो इस स्पॉट में क्या करते लोग, मस्त कांदा भजे मिलते हैं, वड़ा पाव मिलता है एंड सो ऑन। जब वहां पे वो जाएगा तो क्या बोलेगा, इंप्रेस करने के लिए चलो कांदा भजे खाते हैं, वड़ा पाव खाते हैं, फिर जो भी मिलेगा खा लेते हैं। फिर जाते जाते बोलेगा वो पीछे बैठा हुआ पर्सन या बैठे हुए पर्सन जो भी हो सकता है, वो बोलेगा यार बारिश है, बारिश में हमने मस्त वड़ा पाव खाया, तो अभी चाय भी तो पीनी बनती है, तो क्या करेंगे चाय वाय पीएंगे मस्त, फिर वहां से ताम्हिणी घाट जाएंगे, ठीक है। अब ये दोनों जब कोथरूड से निकले तो उनका होगा इनिशियल पॉइंट, और जो पहुंच गए वो क्या होगा उनका फाइनल पॉइंट। और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में 2 वे। जब मिंटुआ गया कोथरूड से ताम्हिणी घाट, तो यहाँ से वो जो लेंथ रहेगी दोनों के बीच में रहती कोथरूड एंड ताम्हिणी घाट, वो है पूरी 70 किलोमीटर। और जब चिंटुआ जाएगा कोथरूड से लोनावला जाएगा, ये है 70, फिर लोनावला से जब ताम्हिणी घाट जाएगा ये भी है 70। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं जब चिंटुआ एक कोथरूड से गया ताम्हिणी घाट तक, उसने टोटल जो भी लेंथ कवर की है वो की है 140, और जो मिंटुआ रहेगा उसने की है 70। तो हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, पहले हम डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करते हैं, तो हम डिस्प्लेसमेंट को बोल सकते हैं जो इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टकट या मिनिमम लेंथ रहेगी उसको हम आज से बोलने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट। भाई लोग बोलने का नहीं, सिंगल लोग याद रखो, डिस्प्लेसमेंट हमेशा हम करते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं, कैसे करते हैं, जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में क्या रहेगा शॉर्टकट,
जो हम जल्दी से जल्दी पहुंचने जाएंगे, भाई सिंगल लाइफ अकेला लाइफ गाड़ी पे डर लगेगा एंड सो ऑन सो ऑन, समझ सकते हो अपनी भावनाएं। तो क्या करेगा, जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा, तो वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। और जो ज्यादा घूम के जाएगा, मस्त मजे करते करते जाएगा, उसको क्या ही बोलेंगे हम, डिस्टेंस। तो आज के बाद हमें से बोलने का, इसी में भी पूछ लिया कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो बोलने का शॉर्टकट, और डिस्टेंस तो बोलने का लॉन्ग कट बोलने का, या फिर एक्चुअल पाथ बोलने का, उसको क्या ही बोलेंगे हम, डिस्टेंस। ठीक है, ये अपने चैप्टर में नहीं, लेकिन बेसिक हर किसी को पता होना चाहिए। तो क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट लगने वाला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, तो देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा, हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं थीटा वर्ड से। क्या करते हैं, थीटा वर्ड से शो करते हैं। तो उसमें हम फर्स्ट देखेंगे व्हाट इज रेडियस वेक्टर। तो रेडियस वेक्टर का मीनिंग समझ के लो। अब हर किसी को पता है एंगुलर वर्ड आया है, इसका मतलब यहाँ पे जो भी मोशन होगी वो कौन सी होगी, सर्कुलर, या उसको हम एंगुलर मोशन भी बोल सकते हैं। अब सपोज मैंने बोल दिया, सपोज एक ऑब्जेक्ट है ए पोजीशन से, सपोज वो गया है बी पोजीशन पे। क्या बोला, एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व हो रहा है, वो कहां से गया, कहां पे, ए से गया है बी पे। अगर जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे रहेगा सेंटर। हम मान लेते हैं सेंटर हमारे पास है ओ, तो ओ से लेके ए तक जो भी लेंथ लगेगी या जो भी डिस्टेंस रहेगा, उसको हम बोलेंगे रेडियस। क्या बोलेंगे, रेडियस। और यहाँ पे भी हम रेडियस मतलब रेडियस वेक्टर ही बोल देंगे। तो आपको अगर रेडियस वेक्टर डिफाइन करना है तो हम क्या करेंगे, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल एंड पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बराबर है ना, क्या बोलेंगे, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल एंड पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रेडियस। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, सिंपल डेफिनेशन है, क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल एंड पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमेशा रेडियस वेक्टर का जो एसआई यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा, मीटर। चलो अभी हम देखते हैं व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हमें अब पता चल चुका है कि रेडियस वेक्टर मतलब क्या रहता है, रेडियस वेक्टर मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल एंड पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलेंगे हम, रेडियस वेक्टर। जो कि आपको कहीं पे भी पूछा नहीं जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट क्या होता है इसका मीनिंग। सो अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हम शो करते हैं थीटा वर्ड से। ठीक है, अब ए पे देख लो, मैंने क्या बोला, एक ऑब्जेक्ट है जो कि ए पोजीशन पे बी पे जा रहा है, तो ओ टू बी भी क्या बनेगी, इसकी रेडियस ही बनेगी। अगर हमने देखा जब ऑब्जेक्ट ए से बी पे गया तो उसने कुछ तो डिस्टेंस कवर किया, जो डिस्टेंस क्या बोलेंगे हम उसको सर्कुलर आर्क बोलेंगे, और सर्कुलर आर्क हमेशा शो करता है एस वर्ड से। ठीक है, फिर जब ए और बी पे गया तो इसके बीच में एक एंगल क्रिएट हो गया, उसको ही बोलेंगे हम थीटा, एंड थीटा इज नथिंग बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा को क्या बोलेंगे हम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। सो पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं, उसके ऊपर हम डेफिनेशन लिखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका फॉर्मूला रहेगा थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, और थीटा है उसको ही बोलेंगे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और जो एस है उसको बोलेंगे हम आर्क लेंथ, और आर को बोलेंगे हम रेडियस वेक्टर। अगर इसकी बेसिक डेफिनेशन देखी जाए तो डेफिनेशन क्या बोलेगी, इट इज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू रेडियस वेक्टर इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, इट इज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू रेडियस वेक्टर इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसका जो एसआई यूनिट रहता है उसका एसआई यूनिट रहेगा
रेडियन, जो तुमने मैथ्स में बहुत। चलो भाई, तो हम अब देखने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। तो देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या रहती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोलेंगे जो एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा वर्ड से। तो हम फर्स्ट पॉइंट इसमें बोलेंगे इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। ठीक है, सो अब हम इसका फॉर्मूला लेते हैं और फॉर्मूले के ऊपर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इसका जो फॉर्मूला रहेगा, आसान फॉर्मूला, काफी आसान फॉर्मूला, जो हम लीनियर में लिखते हैं वही सब एंगुलर में रहेगा, बस उसके जो नोटेशन है वो चेंज हो जाएंगे। तो उसका जो फॉर्मूला है वो रहेगा ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी रहेगा। तो यहाँ पे ओमेगा का मतलब क्या रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी, राइट। जो थीटा रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, और जो टाइम है उसको हम टाइम टी मतलब क्या रहेगा, हमारा टाइम रहेगा। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन बनेगी, जो हम बोलेंगे इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी रहेगी। आसान डेफिनेशन है। फिर आगे देखेंगे हम इसका एसआई यूनिट, और इसका एसआई यूनिट रहेगा, और किसको पता चला होगा इसका एसआई यूनिट क्या रहेगा, जो देखो थीटा, थीटा मतलब क्या रहेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का पता हमें क्या रहता है, रेडियन पर सेकंड रहेगा। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकलना है, लेकिन इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको होमवर्क रहेगा। तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में चाहिए एंगुलर वेलोसिटी हो, एंगुलर एक्सेलरेशन हो, या फिर हमें आगे जो भी देखेंगे हर किसी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलो, तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब क्या है हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंगुलर एक्सेलरेशन रहेगा हम शो करते हैं अल्फा वर्ड से। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट बोलेंगे दैट इज इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। अब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं और फॉर्मूले के ऊपर से हम इसकी डेफिनेशन लेंगे। तो फॉर्मूला आसान है, फॉर्मूला रहेगा अल्फा इज इक्वल टू रहेगा, एक कुछ ऐसा साइन यूज करेंगे, आगे रहेंगे ओमेगा अपॉन एक कुछ ऐसा साइन बोलेंगे, इसको बोलेंगे टी बोलेंगे। ठीक है, चलो, तो ये जो साइन है इसको बोलते हैं डेल्टा, और डेल्टा का मीनिंग क्या रहता है, चेंजिंग। तो ओमेगा का मीनिंग रहेगा एंगुलर वेलोसिटी, और टी मतलब रहेगा टाइम। तो सिंपली इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं हम, क्या बोलेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ चेंजिंग एंगुलर वेलोसिटी टू टाइम इंटरवल। इसका मतलब चेंजिंग टाइम भी बोल सकते हैं उसको। उसकी बहुत सारे डेफिनेशन है, लिमिट ले सकते हैं, क्योंकि डेल्टा है तो उसको लिमिट वगैरह लेना पड़ता है, लेकिन इतना सब करने की जरूरत नहीं है। हम आसानी से डेफिनेशन इसके बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दैट इज इट इज द रेशियो ऑफ changing angular velocity to time interval is called, क्या बोलेंगे इसका हम, एंगुलर एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है, आसानी से डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन, तो देखिएगा। सो अब इसका हमें बताना है एसआई यूनिट। तो इसका एसआई यूनिट क्या रहेगा, सिंपली जिसको एंगुलर वेलोसिटी का एसआई रहता है उसको एंगुलर एक्सेलरेशन आसानी से उसका एसआई रहेगा। तो इसका जो एसआई यूनिट रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे इसमें एंगुलर वेलोसिटी का। तो एंगुलर वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या रहता है, रेडियन पर सेकेंड, लेकिन इसमें डिवाइड बाय अगेन टाइम है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगेन सेकेंड से। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, and this will be the SI unit for angular acceleration। चलो देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब हमें देखना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमने पहले देखा है सर्कुलर मोशन मतलब क्या रहती है, अब उसको यूनिफॉर्म करना है। तो सर्कुलर मोशन जब कांस्टेंट रहेगी, कोई भी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व होगा, लेकिन रिवॉल्व होते समय उसका जो स्पीड या उसकी जो वेलोसिटी रहेगी, जब वो कांस्टेंट रहेगी, उसको क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसके आसान डेफिनेशन तो क्या बोलेंगे, when an object performs circular motion with constant speed और constant velocity, उसको ही क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलो, तो हम लिखते हैं यहाँ पे डेफिनेशन, आसानी से इसकी डेफिनेशन है, बोलेंगे इसमें when an object
performs when an object performs circular motion with constant velocity, और स्पीड बोलेगा तो भी चलेगा। इसको ही क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी कि यूसीएम बोलेंगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट लिखे, फिर हम आगे देखते हैं। अब हमें थोड़े दिखने इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने, इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स में देखना है हमें दैट इज पीरियड, पीरियड का मतलब भी रहेगा टाइम पीरियड, फिर आगे हमें देखना है इसकी फ्रीक्वेंसी। तो जिसको पीरियड समझ में आएगा वो आसानी से फ्रीक्वेंसी बता देगा। अगर हर किसी को पीरियड मतलब पता है, हर किसी को पीरियड का मतलब पता है, पीरियड मतलब हम उसको बोलना है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड मतलब क्या रहता है, फॉर एग्जांपल होना, अब हम यहाँ पे टाइम पीरियड जो देखेंगे वो सर्कुलेटिंग मोशन के रिलेटेड देखेंगे, ठीक है। सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, मैंने मान लिया सपोज एक ए ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा है, आगे वो आ गया ए पोजीशन पे, इसके ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो जब ये रिवॉल्व हो रहा है, तो रिवॉल्व होने के लिए जब इसने एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया, तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, टाइम पीरियड बोलेंगे। अगर हम ऑसिलेशन में देख रहे होंगे, तो एक आधा ऑब्जेक्ट अगर टू और फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करते समय उसको पूरा एक कंप्लीट ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, उसमें हम टाइम पीरियड बोलेंगे ऑसिलेशन में। लेकिन यहाँ पे क्या है, रिवॉल्यूशन में, तो रिवॉल्यूशन में डेफिनेशन कैसी बनेगी, तो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। जब वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा, तो वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने के लिए टाइम कितना लगेगा, उसको ही क्या बोलेंगे हम, पीरियड। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन है दैट इज टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट one revolution is called टाइम पीरियड। इसको ही क्या बोलेंगे हम, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट रहेगा, टाइम है मतलब हर किसी को पता है, इसका ऐसा यूनिट रहेगा दैट इज सेकेंड, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम फ्रीक्वेंसी, इसके बाकी के भी फॉर्मूले लेकिन हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या रहता है, अगर कोई बचपन में अगर कोई रेडियो किसी ने यूज किया होगा, तो वहां पे देखते हैं कि भाई घर में तुम्हारा रेडियो चल रहा है, अगर उसमें कुछ खराबी आती है, आवाज नहीं चलता, तो लोग बोलते थे, पापा मम्मी बड़े भाई बड़े बहन जो भी होते हैं, वो बोलते थे कि भाई जो रेडियो है, रेडियो का चैनल है इतनी इतनी फ्रीक्वेंसी पे ऊपर सेट कर। इसका मतलब क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या रहती है। या फिर सेकेंड एग्जाम्पल बताया जाए तो क्लास में, कॉलेज में या कहीं पे भी तुम्हारे ट्यूशन में, कहीं पे भी टीचर बोलते रहे, यार कितना फ्रीक्वेंटली बात कर रहा है तू, कितना फ्रीक्वेंटली बाहर जा रहा है, कितना फ्रीक्वेंटली इधर उधर देख रहा है। तो इसका मतलब कहता है कोई भी चीज अगर बार बार रिपीट हो रही, इन शॉर्ट तो रिपीटेशन होते, तो रिपीटेशन को हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो सीधे आसानी से डेफिनेशन है, सेम हमने ऑब्जेक्ट लिया, मैंने बोल दिया सपोज हमारे पास 1 मिनट है, और 1 मिनट में जो ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है, कितनी बार सर्कुलेट कर रहा है, कितनी बार रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो उसको ही क्या बोलेंगे हम, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अगर मैंने बोला 1 मिनट में इसमें 5 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए, तो क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। अब यहाँ पे जो टाइम रहेगा वो यूनिट टाइम रहेगा। यूनिट टाइम मतलब क्या, 1 सेकेंड रह सकता है, 1 मिनट, 1 आवर, 1 डे, जो भी रहता है वो भी रहेगा टाइम, तो उसको क्या बोलेंगे हम, यूनिट टाइम बोलेंगे। तो इसकी आसानी से डेफिनेशन करनी है, तो हम क्या बोलेंगे, द नंबर ऑफ revolution completed in unit time, और इसको ही क्या बोलेंगे हम, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी और हम शो करते हैं एन वर्ड से, कुछ बुक में एफ भी लिखा गया है, ठीक है, स्मॉल एफ हम या फिर एन कर सकते हैं। चलो अब इसका जो फॉर्मूला रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि बहुत जगह पे हमें यूज करना पड़ता है। F इज इक्वल टू फॉर्मूला रहेगा 1/T, या फिर T इज इक्वल टू रहेगा 1/F, इसका फॉर्मूला है। और इसका जो SI यूनिट रहेगा, उसका SI यूनिट रहेगा और किसी को दैट इज हर्ट्ज रहेगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देखने वाले, डायनेमिक क्या रहता है, स्टैटिक क्या रहता है, हम आगे देखेंगे अगले लेक्चर में जब भी होगा। लेकिन उससे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने, उसको बोलेंगे हम सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर।
जो रोटेशनल डायनामिक्स रहेगा, ये चैप्टर के लिए हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसके फॉर्मूले वगैरह हमें बहुत जगह पे यूज करने वाले। और आज हम जो फॉर्मूले देखने वाले सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड में देखने वाले, ठीक है, क्योंकि आगे हमें यही यूज करना है, तो हम मैग्नीट्यूड में देखेंगे, आगे जाने के बाद उसका नेगेटिव कहाँ पे क्या है हम सब देखेंगे। चलो तो पहले देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या रहता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या रहेगा, देखो मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल के तौर पे हम आसानी से समझेंगे। सेम, अब सेंट्रीपिटल फोर्स हो या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, दोनों के लिए हम ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे, हम ऐसा बोलेंगे। अब मैंने मान लिया सपोज एक ऑब्जेक्ट है ए पोजीशन के ऊपर, ए जा रहा है, ए से जा रहा है, रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा है। अब ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहा है, बस मैंने क्या बोला, ये रिवॉल्यूशन कर रहा है। रिवॉल्यूशन कर रहा है मतलब क्या, ये कौन से मोशन में फिर रहा है, मतलब घूम रहा है। अगर देखे जाए तो ये रिवॉल्यूशन कर रहा है, इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये घूम रहा है सर्कुलर मोशन में। तो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, इसका मतलब क्या रहेगा, फर्स्ट लाइन हमारी क्या रहेगी, द ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन। एंड जब ये रिवॉल्यूशन कर रहा है तो रिवॉल्यूशन करते समय इसकी जो डायरेक्शन रहेगी, ये रहेगी टुवर्ड्स द सेंटर। इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, टुवर्ड्स द सेंटर। तो इसको ही क्या बोलेंगे हम, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो डेफिनेशन बताई जाए तो डेफिनेशन कैसे बनेगी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। जब इसकी जो एक्शन रहेगी वो एक्शन क्या रहेगी, टुवर्ड्स द सेंटर रहेगी, उसको ही क्या बोलेंगे हम, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। तो आसानी से इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम। कोई डेफिनेशन क्या रहेगी इसकी, आसानी से स्टेटमेंट रहेगा, when an object performs circular motion and it is directed towards the center। और इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, एक ही टाइप लिख रहा हूं और मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। धीरे धीरे हम सब देखेंगे जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। चलो इसका जो फॉर्मूला रहेगा, उसका फॉर्मूला रहेगा एफसीपी बोलेंगे, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। इसका फॉर्मूला है mv²/r। इसके आगे माइनस एन यूज करते हैं, कब नहीं करते, कब करते हैं, m r ओमेगा स्क्वायर। ये दोनों में क्या डिफरेंस है हम बाद में देखेंगे। बस फिलहाल आप इतना ही फॉर्मूला याद रखिए, एफसीपी मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल रहेगा mv²/r। और यहाँ पे लेट करेंगे और हर किसी टर्म का मीनिंग लिखेंगे। एफसी का मतलब क्या रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। एम का मतलब क्या रहेगा, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे v मतलब क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और r मतलब क्या रहेगा, जो भी सर्कुलर मोशन में रिवॉल्यूशन हो रहा है उसकी जो भी रेडियस रहेगी उसको ही क्या बोलेंगे हम, r बोलेंगे। चलो फिर अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जैक्ट ऐसा रहेगा, बस इसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट रहेगी। अपोजिट मतलब क्या, अगर हम मान लेते हैं आप किसी भी बस में बैठ रहे हो और बस ने टर्न लिया, शार्प टर्न लिया, तो जिस साइड में टर्न लेते हो आप उसके अपोजिट में जाते हो। इसका मतलब क्या, आपकी एक्शन रिएक्शन का एक दोनों की एक मतलब आप खुद की एक्शन रिएक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। इसका मतलब क्या बोलेंगे कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक आदि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसमें उसकी जो डायरेक्शन है वो आउटसाइड अवे और अवे फ्रॉम द सेंटर है, तो उसको ही क्या बोलेंगे हम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे। तो सेम रहेगा हमारे पास, हम बोलेंगे एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कर रहा है रिवॉल्यूशन कर रहा है। रिवॉल्यूशन कर रहा है मतलब क्या बोलेंगे हम, एक सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व हो रहे हैं। अब मान लेते एक ऑब्जेक्ट है जो मैंने बोला था वो ए पे, ए से उसने क्या किया, रिवॉल्यूशन स्टार्ट की है। और रिवॉल्यूशन स्टार्ट करते समय ये सर्कुलर मोशन में घूमेगा, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन रहेगी, इसकी डायरेक्शन रहेगी अवे फ्रॉम द सेंटर, और उसको ही क्या बोलेंगे हम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे। तो अगर इसकी डेफिनेशन बनाई जाए तो आसानी से डेफिनेशन बना सकते हैं हम। स्टेटमेंट रहेगा इसका, दैट इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट performs circular motion and it
is directed away from center। और इसको क्या बोलेंगे हम? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे। और सेंट्रीपिटल फोर्स के अभी डेफिनेशन पूछी गई थी 2024 में एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में फिजिक्स में 2 मार्क्स के लिए पूछी गई थी। उसमें आपको डेफिनेशन स्टेटमेंट लिखना था और उसका फॉर्मूला लिखना था। अगर आपको कभी कभी पूछे व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या कौन सा भी फोर्स हो, तो देखो भाई, तो जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला जो फोर्स का रहता है वो हर किसी फोर्स के टाइप के लिए सेम रहेगा। तो बिना कुछ डरे वरे वही दिखने का L1 M1 T - 2 जो भी रहेगा, इसका फॉर्मूला सेम ही लिखेंगे हम। अभी भी मैग्नीट्यूड में रख रहे हैं FCF लिखेंगे यहाँ पे, इसका फॉर्मूला रहेगा अगेन mv² अपॉन r रहेगा। ठीक है, अगेन लेट करेंगे, हर किसी टर्म का मीनिंग जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। चलो अब एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ हम अभी तक जो भी देखा है इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या करेंगे, अभी हम वो फॉर्मूले देखने वाले, क्योंकि हमें आगे एप्लीकेशन में हर कोई फॉर्मूला यूज करना है। चलो तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है? फर्स्ट पॉइंट देखा था हमने, दैट इज देखा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आपको किसी में भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, जो फर्स्ट रहेगा वो रहने वाला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू रहेगा s अपॉन r। सेकेंड फॉर्मूला देखा है हमने एंगुलर वेलोसिटी, जो हम शो करते हैं ओमेगा से, ओमेगा इज इक्वल टू रहने वाला है थीटा अपॉन टी। और थर्ड फॉर्मूला जो रहेगा वो रहेगा एंगुलर एक्सेलरेशन, उसको ही बोलेंगे हम डेल ओमेगा अपॉन डेल टी, या फिर हम उसको ऐसा भी लिख सकते हैं ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टी फाइनल या T2 माइनस T1, डिपेंड्स ऑन क्या कहना चाहते हैं आप, उस हिसाब से बोल सकते हैं। फिर हमने और 2-3 फॉर्मूला देखे। फर्स्ट देखा है अभी, मतलब इसके बाद का हम जो फॉर्मूला देखा है वो है हमारे पास दैट इज टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू बेसिक फॉर्मूला है, आप यहाँ पे 1 अपॉन n भी लिख सकते हैं। हमने अभी तक इतने फॉर्मूले देखे, अब इसमें और मैं ऐड कर सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फॉर्मूला रहेगा FCP बोलते हैं या तो FCF बोल के क्या रहेगा फॉर्मूला इसका, mv² अपॉन r रहेगा। जो अब तक हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लेके ए है, तो आगे जाके हमें देखना है जो अभी हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिखे उसके एप्लीकेशन, और वो एप्लीकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 एप्लीकेशन है उसके, पहला देखेंगे हम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक देखेंगे, सेकंड रहने वाला हमारा वेल ऑफ डेथ जिसको हम मौत का कुआं भी बोलते हैं, और थर्ड रहेगा एंगल ऑफ बैंकिंग। जो 3 एप्लीकेशन है, हम ऐसा मान लेंगे कि 3 एप्लीकेशन से या फिर थ्योरी क्वेश्चन आएगा या एटलीस्ट उसमें से न्यूमेरिकल 2 मार्क्स 3 मार्क्स, तो तीनों में से एक को तो आने वाला है ये। या फिर थ्योरी क्वेश्चन मान लो, अगर अच्छा आपको एंगल ऑफ बैंकिंग आता है तो 4 मार्क के लिए आएगा जो सेक्शन डी में रहेगा, या फिर हम ऐसे मान लेंगे 3 एप्लीकेशन के ऊपर थ्योरी आएगा या फिर 3 एप्लीकेशन के ऊपर न्यूमेरिकल आएगा। 2 चीजों में से एक तो चीज होने वाली है जो कि हम कवर करने वाले हैं अगले वीडियो में। तो अगला वीडियो जल्दी मिलेगा, तब तक आप पूरा पढ़ लीजिए, जितना भी नोट्स है उतना लिख लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।